स्वागत है आप सभी का इजी वेंकट चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन का मैराथन सीरीज। जितना टॉपिक होगा उतना टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम टॉपिक कवर करने का प्रयास करेंगे इस लेक्चर्स में। स्टार्ट करते हैं पर्सनल मैनेजमेंट कि पर्सनल मैनेजमेंट होता क्या है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फिलिपो, पर्सनल मैनेजमेंट इज द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पीपुल फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल, इंडिविजुअल एंड सोशल गोल्स। पर्सनल मैनेजमेंट का मतलब होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पीपुल फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल, इंडिविजुअल एंड सोशल गोल्स, ठीक है। तो प्लानिंग होता क्या है? जो प्लानिंग टर्म इंट्रोड्यूस हुआ पर्सनल मैनेजमेंट में, तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग का मतलब होता है राइट पीपुल एट द राइट टाइम एट द राइट पोजीशन। मतलब राइट पीपुल होना चाहिए और सही समय पे और उसका सही पोजीशन होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं प्लानिंग, ठीक है। नेक्स्ट उसमें टॉपिक आया ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनाइजिंग मतलब कोई भी हमको सेमिनार ऑर्गेनाइज करना है तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? पहले प्लानिंग करेंगे, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज मतलब हमको रिसोर्स का जरूरत पड़ेगा, मैन का जरूरत पड़ेगा, मटेरियल का जरूरत पड़ेगा और मनी का जरूरत पड़ेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है कंपनसेशन। ये कंपनसेशन क्या होता है? कंपनसेशन का मतलब होता है कि पेइंग देम वेल फॉर देयर गुड वर्क। अगर कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छा काम करता है तो उसको क्या दिया जाता है? कंपनसेशन दिया जाता है, ठीक है, मतलब गुड वर्क के कारण। नेक्स्ट होता है इंटीग्रेशन। जो इंटीग्रेशन हुआ, इंटीग्रेशन का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होता है वर्किंग टुगेदर एज ए यूनिट, मतलब टीम वर्क करना। जो एज ए टीम वर्क काम करते हैं ना, वर्किंग टुगेदर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है मेंटेनिंग। जो मेंटेनिंग टर्म जो आया उसका मतलब होता है रिटेनिंग पीपुल्स, ठीक है। जो मेंटेनिंग टर्म आया उसका मतलब होता है रिटेनिंग पीपुल। तो पर्सनल मैनेजमेंट हुआ क्या और उसका टर्म का क्या मतलब हुआ? तो पर्सनल मैनेजमेंट का मतलब होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन और मेंटेनिंग, ठीक है। तो पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा कि पर्सनल मैनेजमेंट है क्या और उसका टर्म क्या 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 मीनिंग है। नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पर्सनल मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कि जो पर्सनल मैनेजमेंट मेरा होता है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग बेस्ड ऑन फोकस के हिसाब से देखेंगे। जो पैरामीटर है बेस्ड ऑन फोकस, उसके हिसाब से कि जो पर्सनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट पॉइंट कि द फोकस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट is to respond to the organizational objective like profit, maximization, goodwill of the organizational etc. मतलब पर्सनल मैनेजमेंट जो होता है वो मेनली फोकस करता है कि उस कंपनी का प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइजेशन हो, कैसा उसका ऑर्गेनाइजेशन आगे ग्रोथ करे। मेन इसका ऑब्जेक्टिव होता है पर्सनल मैनेजमेंट का। लेकिन हम लोग HRM को देखें तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट विजुअलाइज पीपुल एज रिसोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो विजुअलाइज पीपुल होता है एज रिसोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। इन HRM डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इज द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट। HRM क्या होता है? इसमें जो होता है कि डेवलपमेंट जो होता है ह्यूमन रिसोर्स का, यह मस्ट ऑब्जेक्टिव होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होता है? मेनली कि एम्प्लॉय पे वर्क किया जाता है, ठीक है, कि ह्यूमन रिसोर्स कैसे डेवलपमेंट करेगा, उस पे उसका मस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट होता है,
ठीक है। लेकिन जो पर्सनल मैनेजमेंट जो हुआ इसमें क्या चीज पर हम लोग फोकस किए कि उस कंपनी का प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइजेशन होगा, कैसे उसका गुडविल हुआ, कंपनी कैसे ग्रोथ करेगा, उस पर डिपेंड किया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेस्ड ऑन फिलोसफी, कि बेस्ड ऑन फिलोसफी के हिसाब से पर्सनल मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है। इट इज ए मोर लाइक ए फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या होता है, इट इज ए मोर लाइक, लगता है इट इज ए मोर लाइक ए फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट होता है। इट इज ए फोकस्ड ऑन मैनेजिंग पर्सनल, ये सिर्फ फोकस करता है मैनेज करने के लिए पर्सनल को। HRM जो होता है इज मोर लाइक ए फिलोसफी एंड अप्रोच विच फोकस ऑन द ह्यूमनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट। HRM जो होता है मेनली फोकस करता है ह्यूमनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट पे, कि जो मैन है उसका ह्यूमनाइजेशन कैसा होना चाहिए, इस पे वो फोकस करता है। लेकिन जो पर्सनल मैनेजमेंट है वो पर्सनल पे फोकस करता है, मैनेजिंग पर्सनल पे फोकस करता है। ठीक है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन परवेसिवनेस के हिसाब से क्या डिफरेंस होता है। पर्सनल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी फंक्शन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो भी फंक्शनल होगा उसके लिए पर्सनल मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन HRM में क्या होता है, रिलेटेड टू एवरी मैनेजर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसमें यह ऐसा नहीं है कि जो भी कोई एक मैनेजर इंडिविजुअल मैनेजर हो वही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। इसमें क्या होता है, जो नीचे क्लास का होता है सो, मतलब जो डाउन क्लास का होता है सो, और जो टॉप क्लास का होता है सो, दोनों रिस्पॉन्सिबल होता है HRM में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। लेकिन जो मेरा पर्सनल मैनेजमेंट था इसमें क्या था कि जो सिर्फ पर्सनल मैनेजर ही है वही रिस्पॉन्सिबल होता था। ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं बेस्ड ऑन मोटिवेशन, कि मोटिवेशन के हिसाब से क्या डिफरेंस है। पर्सनल मैनेजमेंट इज ए प्राइमरी कंसर्न अबाउट सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट एंड अप्रेजल ऑफ पर्सनल। पर्सनल मैनेजमेंट में जो प्राइमरी कंसर्न होता है वह सिलेक्शन होता है, रिक्रूटमेंट होता है और अप्रेजल ऑफ पर्सनल होता है। ठीक है। लेकिन HRM जो होता है वह कंसंट्रेट करता है मोर ऑन मोटिवेशन, मोरल बूस्टिंग एंड टीम वर्क। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होता है वह मेनली फोकस, मतलब मेनली मोटिवेशन, मतलब मेनली कंसंट्रेट करता है, वह एम्प्लॉय को मोटिवेट करता रहता है, एम्प्लॉय को मोरल बूस्टिंग देता है और टीम वर्क पे काम कराता है HRM। लेकिन जो पर्सनल मैनेजमेंट होता है वह कंसर्न करता है हमेशा वह सिलेक्शन कैसे होगा, रिक्रूटमेंट कैसे होगा, उस एम्प्लॉय को हम लोग अप्रेजल कैसे देंगे, उस पर यह मोटिवेशन करता है। ठीक है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन टीम वर्क, कि टीम वर्क के हिसाब से कैसे दोनों में डिफरेंस है। तो पर्सनल मैनेजमेंट जो होता है वह इंटरेस्टेड होता है इन ऑर्डरली फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पर्सनल मैनेजमेंट जो होता है वह इंटरेस्टेड होता है ऑर्डरली फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे। लेकिन HRM जो होता है वह बिलीव इन वर्किंग विथ पीपुल, टीम वर्क एंड टीम बिल्डिंग। मतलब HRM जो काम करता है साथ करने में वो बिलीव करता है, टीम वर्क तक बिलीव करता है और एक साथ टीम को बनाने में काम करता है। ठीक है। बेस्ड ऑन टेक्निक, अब टेक्निक के हिसाब से हम लोग क्या क्या दोनों में देखते हैं डिफरेंस। तो मेरा पर्सनल मैनेजमेंट जो होता है वह ट्रेडिशनली है, ट्रेडिशनली पर्सनल मैनेजमेंट यूज्ड कोर्सिव मेजर टू मेक टू पीपुल टू वर्क। ठीक है। लेकिन HRM जो होता है वह यूज करता है स्ट्रेटजी टू मोटिवेट पीपुल टू वर्क थ्रू रिवार्ड सिस्टम, चैलेंजिंग जॉब एंड कैरियर डेवलपमेंट। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वह स्ट्रेटजी अप्लाई करता है जो भी एम्प्लॉय होता है उसको मोटिवेट करने के लिए कि उसको एक रिवार्ड सिस्टम दे दिया जाए, कंपनसेशन दे दिया जाए, चाहे उसको चैलेंजिंग जॉब मतलब प्रमोशन दे के उस एम्प्लॉय को मोटिवेट कर देता है, चाहे उसका कैरियर में क्या होता है ग्रोथ करके मतलब पेइंग बढ़ा दिया जाए, कैरियर डेवलपमेंट हो गया, चैलेंजिंग जॉब हो गया, चाहे रिवार्ड सिस्टम दे के क्या करते हैं हम लोग। HRM जो होता है वह स्ट्रेटजी यूज करता है एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए। ठीक है। तो ये डिफरेंस था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड पर्सनल मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।
नेचर्स ऑफ HRM। HRM का नेचर कैसा होता है? पहला होता है इनहेरिएंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या होता है? इनहेरिएंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट होता है, मतलब एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज टू डू दिस इरिस्पेक्टिव ऑफ स्केल। एवरी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है हैज टू डू दिस इरिस्पेक्टिव ऑफ स्केल। ठीक है। परवेसिव फंक्शंस, एवरी मैनेजर हैज टू डू इट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर लेवल। इसमें क्या होता है कि एवरी मैनेजर जो होता है वह इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर लेवल्स होता है। पहला नेचर देख लिए कि इनहेरिएंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट होता है, दूसरा कि परवेसिव फंक्शंस होता है, और तीसरा क्या होता है? पीपुल सेंट्रिक। पीपुल सेंट्रिक में क्या होता है कि इंक्लूड्स ऑल लेवल ऑफ एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग ब्लू कॉलर, व्हाइट कॉलर, प्रोफेशनल, मैनेजरियल एंड नॉन मैनेजरियल। ठीक है। इसमें क्या होता है? कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। इट इज द बेसिक सपोर्ट ऑफ ऑल फंक्शंस। यह बेसिक सपोर्ट ऑफ होता है ऑल फंक्शंस का। ठीक है। तो यही था क्या? नेचर ऑफ HRM। फर्स्ट वन इनहेरिएंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, परवेसिव फंक्शंस, पीपुल सेंट्रिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है पीपुल सेंट्रिक में, और इट इज द बेसिक सपोर्ट ऑफ ऑल फंक्शंस। नाउ वी डिस्कस स्कोप ऑफ HRM, हाउ टू वर्क HRM। यह डायग्राम है कि कैसे प्रोसेस किया जाता है। फर्स्ट, कोई भी कंपनी होगा उसका पहले हम लोग रिक्रूटमेंट बनाएंगे कि आखिर हमको कितना मैन पावर चाहिए। ठीक है। मैन पावर बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं? जितना हमको रिक्रूटमेंट है एम्प्लॉय का, उसके लिए हम लोग रिक्रूटमेंट करते हैं और सिलेक्शन करते हैं। और जो भी एम्प्लॉय को हम लोग रिक्रूटमेंट कर दिए, अच्छा यहाँ पर देखिए, मैन पावर को प्लानिंग किए, उसका हम लोग क्या किए? जितना हमको चाहिए उसको रिक्रूट कर लिए और सिलेक्शन कर लिए। उसके बाद जो भी एम्प्लॉय को हम लोग रिक्रूट किए उसको हम लोग क्या देंगे? ट्रेनिंग देंगे, डेवलपमेंट देंगे, और जैसा ट्रेनिंग में परफॉर्मेंस करे उसके साथ क्या करेंगे? उसको हम लोग अप्रिसिएट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसको हम लोग मोटिवेट करेंगे। एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं। एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? रिन्यूमरेशन ऑफ एम्प्लॉय करते हैं। और सबसे उसको क्या करते हैं? सोशल वेलफेयर से हम लोग क्या कर देते हैं? उसको एडअप कर देते हैं। फिर सोशल सिक्योरिटी एंड एम्प्लॉय वेलफेयर से क्या होता है? मैन पावर प्लानिंग। यह मेरा सर्कल चलता रहता है। फर्स्टली हम लोग जो वर्क करते हैं कि हम लोग कितना एम्प्लॉय हमको कंपनी के लिए चाहिए, तो मैन पावर प्लानिंग कर लिए। मैन पावर प्लानिंग करने के बाद हम लोग उसको क्या करते हैं? रिक्रूट करते हैं, एम्प्लॉय को सिलेक्शन करते हैं। और जो कंपनी में अगर हम लोग एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लिए तो उसको हम लोग क्या करेंगे? ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, उसको डेवलपमेंट कराएंगे। ट्रेनिंग डेवलपमेंट कराने के बाद जैसा वो ट्रेनिंग में परफॉर्मेंस करता है उसके हिसाब से उसको अप्रिसिएट किया जाता है। ठीक है। तो परफॉर्मेंस अप्रिसिएट करेंगे कि कैसा उसका ट्रेनिंग में परफॉर्मेंस रहा, और जो भी परफॉर्मेंस रहा उसके हिसाब से उस एम्प्लॉय को हम लोग मोटिवेट करेंगे। मोटिवेट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? रिन्यूमरेशन ऑफ एम्प्लॉय करते हैं। और रिन्यूमरेशन करने के बाद उसको क्या करते हैं? फाइनली जो होता है उसको सोशल सिक्योरिटी एंड एम्प्लॉय वेलफेयर में उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो यही जो प्रोसेस है वह चलता रहता है। ठीक। तो एग्जाम में पूछेगा तो कुछ अच्छे से इसको डायग्राम को हम लोग बना सकते हैं। ठीक है। कितने स्टेप में हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स में हुआ। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अब ऑब्जेक्टिव ऑफ HRM। ये ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। ठीक है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू प्रोड्यूस राइट टाइप ऑफ पर्सन फॉर राइट जॉब एंड राइट टाइम। जो हम लोग प्लानिंग में पढ़े वही चीज है कि राइट पर्सन होना चाहिए, राइट टाइप ऑफ पर्सन, और राइट समय पे होना चाहिए, और राइट जॉब में होना चाहिए। तो क्या होगा? बहुत ही अच्छा ग्रोथ होगा उस कंपनी का। टू प्रोवाइड राइट काइंड ऑफ ट्रेनिंग टाइम टू टाइम टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। मतलब उस एम्प्लॉय को समय टू समय क्या देना चाहिए? ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे उस एम्प्लॉय को क्या प्रोडक्टिविटी जो है वह इंक्रीज करे। ऐसा नहीं कि मतलब एक बार जॉब उसको मिल गया, एक बार ट्रेनिंग जॉब से पहले मिल गया, उसके बाद उसको ट्रेनिंग नहीं दिया जाए। क्योंकि आप उसको ट्रेनिंग देते रहिएगा पर ईयर, तो क्या होता है? उस एम्प्लॉय का
प्रोडक्टिविटी जो होता है वह इंक्रीज करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, टू इंश्योर डेवलपमेंट टू ह्यूमन रिसोर्सेज बाय ऑफरिंग अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग एंड एडवांसमेंट। तो इंश्योर कराता है कि जो उसको ऑफर देके, एम्प्लॉय को ऑफरिंग अपॉर्चुनिटी देके लर्निंग जो होता है और एडवांसमेंट होता है। ठीक है। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है टू आइडेंटिफाई द नीड ऑफ इंडिविजुअल एंड सेटिस्फाइड देम बाय प्रोवाइडिंग मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। क्या होता है, जो भी एम्प्लॉय होता है उसके इंडिविजुअल को हम लोग क्या कर सके, उसका प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके क्या कि उसको जरूरत क्या चीज़ का है और उसको हेल्प करे, सेटिस्फाइड कराए, चाहे वो मॉनेटरी तरीका से हो या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स हो। ठीक है। नेक्स्ट है टू मोटिवेट ह्यूमन रिसोर्स टाइम टू टाइम टू इंश्योर देयर ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। तो एम्प्लॉय को क्या करना, टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहना, ह्यूमन रिसोर्स, मोटिवेट ह्यूमन रिसोर्स टाइम टू टाइम इंश्योर देयर ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। ठीक है। तो यही ऑब्जेक्टिव था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अब। ट्रांसफर क्या होता है। ठीक है। ट्रांसफर आर आल्सो कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एंड लैटरल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ट्रांसफर का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल और लैटरल मूवमेंट जो एम्प्लॉय का होता है किसी भी कंपनी में, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर। ट्रांसफर का ये मतलब नहीं होता है कि उसका जॉब ही चेंज हो गया हो। ट्रांसफर का ये मतलब भी होता है कि उसका सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज कर दिया गया हो विथआउट चेंज। ठीक है। ए ट्रांसफर इन्वॉल्व इन चेंज इन द जॉब a company by a change in the balance of the job of an employee without change in responsibility of remuneration। ट्रांसफर का मतलब ये होता है कि बिना उसका जॉब का रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज किए हुए ही ट्रांसफर कर देना। मतलब यहाँ पे अगर वो लड़का क्लर्क में काम कर रहा है जिस कंपनी में, अगर उसको दूसरा पैलेस पे ट्रांसफर कर दिया गया मुंबई में, फिर भी वह क्या होगा, क्लर्क के ही पोस्ट पे रहेगा। ठीक है। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है, सिर्फ जगह चेंज हो गया है। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है विथआउट चेंज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। अब रीजन क्या होता है ट्रांसफर का, कि व्हाट इज द रीजन फॉर ट्रांसफर। अब रीजन देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, वर्कर आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सरप्लस डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट और प्लांट where there is a shortage of staff। कहने का मतलब हुआ कि अगर आप दिल्ली में काम कर रहे हैं और उसी सेम कंपनी मुंबई में भी है, तो क्या होता है कि अगर वहाँ पे एम्प्लॉय का शॉर्टेज हो गया मुंबई में, तो आपको क्या होगा, दिल्ली से ट्रांसफर कर दिया जाएगा मुंबई। मतलब पहला रीजन ये भी हो सकता है ट्रांसफर होने का कि शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉय। किसी कंपनी में अगर शॉर्टेज हो गया एम्प्लॉय का, तो वहाँ पे क्या होता है, उस एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, टू रिमूव कॉन्फ्लिक्ट एंड इनकम्पेटिबिलिटी बिटवीन वर्कर और द सुपीरियर। एक रीजन ये भी है कि आप जिस कंपनी में अभी काम कर रहे हैं उसका जो अभी आपका सीनियर है उनसे आपका कॉम्बिनेशन सही नहीं है, आप अनकंफर्टेबल रहते हैं, इनकम्पेटिबिलिटी रहता है। इसी के यह भी रीजन हो सकता है आपको ट्रांसफर होने का, कि आपका सीनियर से क्या है, आप अनकंफर्टेबल है, सीनियर आपका अनकंफर्टेबल है इससे। कॉन्फ्लिक्ट एंड इनकम्पेटिबिलिटी बिटवीन वर्कर्स एंड और द सुपीरियर। ठीक है। करेक्शन ऑफ फॉल्ट इनिशियल प्लेसमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय। मतलब इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में ही कुछ गलती जो भी कुछ फॉल्ट होने के कारण आपका क्या हो सकता है, उसके लिए भी क्या हो सकता है, आपका ट्रांसफर हो सकता है। चेंज इन इंटरेस्ट एंड कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। चाहे जो भी एम्प्लॉय है उसका इंटरेस्ट चेंज हो गया हो या उसका कैपेसिटी जो है वह चेंज हो गया हो, यह भी रीजन हो सकता है ट्रांसफर होने का। ठीक है। और नेक्स्ट रीजन है क्लाइमेट में बी अनसेटिस्फैक्ट्री फॉर एन एम्प्लॉयज हेल्थ इशू भी एक हो सकता है। मान लीजिए आपका अगर दिल्ली में पोस्टिंग है
वहाँ पे आपका हेल्थ सही नहीं आ रहा है, तो क्या होता है, हेल्थ इश्यू के कारण भी क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो हेल्थ इश्यू भी होता है, जो क्लाइमेट चेंज होता है इसके वजह से भी क्या होता है, आदमी को ट्रांसफर कर दिया जाता है पीपल को। तो समझिए कि ट्रांसफर होता क्या है और ट्रांसफर का मेन रीजन क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आप। प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन इज आल्सो नॉन एज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। प्रमोशन का मतलब होता है कि जो अपवर्ड मूवमेंट होता है एम्प्लॉय का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमोशन बोलते हैं। ठीक है, प्रमोशन मीन्स एन इम्प्रूवमेंट इन पे, प्रेस्टीज, पोजीशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉय विथ हिज हर ऑर्गेनाइजेशन। प्रमोशन का मतलब होता है कि आपका पेइंग स्केल बढ़ा दिया जाए, मतलब आपका जो सैलरी है वो बढ़ जाए, आपका जॉब का रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो गया हो, चाहे आपका क्या होता है प्रमोशन मतलब पोजीशन भी चेंज हो जाए। जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर रहे हैं, सपोज आप क्लर्क के पद पे हैं, तो आपको क्या कर दिया गया, आपको ऑफिसर के पद से प्रमोशन कर दिया गया। अब आपका क्या हुआ, उस कंपनी में आपका क्या हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रमोशन। ठीक है, पेइंग हुआ, प्रेस्टीज हो गया, पेइंग स्केल, आप प्रमोशन होगा तो पेइंग स्केल तो बढ़ ही जाएगा। अब हम लोग देखते हैं पर्पस ऑफ प्रमोशन, कि आखिर पर्पस क्या है प्रमोशन का। पर्पस ऑफ प्रमोशन टू मोटिवेट एम्प्लॉय टू हायर प्रोडक्टिविटी। मतलब जो कंपनी में मेरा एम्प्लॉय है उसका वर्क देख के, मतलब उसका हायर प्रोडक्टिविटी, मतलब बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसको भी देख के और एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रमोशन दे देते हैं। ठीक है, टू मोटिवेट एम्प्लॉय टू हायर प्रोडक्टिविटीज, टू अट्रैक्ट एंड रिटेन द सर्विसेज ऑफ क्वालिफाइड एंड कॉम्पिटेंट पीपुल्स। ठीक है, नेक्स्ट टू रिकॉग्नाइज एंड रिवार्ड द इफिशियंसी ऑफ एन एम्प्लॉयज। उस एम्प्लॉय का कहते हैं हम लोग रिकॉग्नाइज करके, जो रिवार्ड इफिशियंसी होता है, कोई चीज़ रिवार्ड देना हो, रिकॉग्नाइज करके हम लोग क्या कर देते हैं उसको यह भी एक रीजन होता है प्रमोशन देने का। रिवार्ड सिस्टम में जब हम क्या कर दिए, उसको प्रमोशन ही प्रोवाइड कर दिए। टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ द एम्प्लॉय एंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उस इंक्रीज कर दिए उसका इफेक्टिवनेस ऑफ द एम्प्लॉय को एंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यह भी एक पर्पस है प्रमोशन का। टू फिल अप हायर वैकेंसी फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन में अभी काम कर रहे हैं और उसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो गया, नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वह ज़्यादा आ गया, तो उसमें क्या होता है, यह भी एक रीजन होता है प्रमोशन होने का, पर्पस ऑफ प्रमोशन। ठीक है, तो पहला लोग का जो एम्प्लॉय होता है उसको मोटिवेट, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी देख के हम लोग एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए भी प्रमोशन देते हैं, अट्रैक्ट करने के लिए क्वालिफाइड पीपुल होता है, रिकॉग्नाइज और रिवार्ड एफिशिएंसी भी एक पर्पस होता है, इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में उस एम्प्लॉय का इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए भी हम लोग प्रमोशन देते हैं। अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा आ गया तो उससे भी क्या करने का, यह भी एक रीजन होता है क्या जिस करने का, प्रमोशन देने का। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। सेपरेशन। सेपरेशन क्या होता है? सेपरेशन अगर व्हेन एन एम्प्लॉय लीव द ऑर्गेनाइजेशन, जब कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेपरेशन बोलते हैं। सेपरेशन का रीजन दो हो सकता है, एक होता है वॉलेंट्री रीजन, एक होता है नॉन वॉलेंट्री रीजन। ठीक है सॉरी, एक होता है वॉलेंट्री सेपरेशन, एक होता है इनवॉलेंट्री सेपरेशन। दो तरह का सेपरेशन होता है। सेपरेशन का मतलब हुआ कि अगर कोई भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देता है, मतलब कंपनी को छोड़ देता है, उसी को हम लोग सेपरेशन बोलते हैं। रीजन जो होता है सेपरेशन का वह दो तरह का होता है, एक होता है वॉलेंट्री होता है, एक होता है इनवॉलेंट्री सेपरेशन। तो वॉलेंट्री सेपरेशन क्या होता है? वॉलेंट्री सेपरेशन में दो तरह का होता है, एक होता है क्यूट, एक होता है रिटायरमेंट। तो अब क्यूट का मतलब क्या होता है, क्यूट कर गया,
An employee decide to quit when his level of dissatisfaction with the present job in high or a more attractive alternative job is awaiting the individual. एक एम्प्लॉय जो है वह डिसाइड करता है प्रेजेंट जॉब छोड़ने का, क्योंकि वह उस जॉब से सेटिस्फाइड नहीं रहता है और उसका क्या है दूसरा जॉब जो है अल्टरनेटिव जॉब इससे अच्छा वेट करता रहता है। तो यह भी एक रीजन होता है एम्प्लॉय को क्विट करने का। ठीक है, एम्प्लॉय डिसाइड करता है कि जो मेरा प्रेजेंट जॉब है उससे हम डिससेटिस्फाइड है, तो उस जॉब को वह छोड़ देता है, क्योंकि उसका दूसरा कोई अल्टरनेटिव जॉब जो होता है वह वेट करता रहता है उस इंडिविजुअल्स के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट होता है रिटायरमेंट। वॉलंटरी सेपरेशन में एक सेकेंड पॉइंट होता है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का मतलब होता है कि कोई एम्प्लॉय जो है अपना कैरियर जो होता है ऑर्गेनाइजेशन में एंड कर देता है। द अकर व्हेन द एम्प्लॉय रीच द एंड ऑफ देयर कैरियर। कोई एम्प्लॉय अपना कैरियर समाप्त कर देता है एक ऑर्गेनाइजेशन में ही, उसको हम लोग क्या बोलते हैं रिटायरमेंट बोलते हैं, द एंड ऑफ देयर कैरियर। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इनवॉलंटरी सेपरेशन क्या होता है। वॉलंटरी तो देख लिए, अब इनवॉलंटरी क्या होता है। Involuntary separation reason. Organization is passing through a lean period and is unable to maintain the existing levels. Initial fault hiring resulting on mismatch between job and employee fit. They includes discharges, layoff, resignation, dismiss and retrenchment, VRS and right sizing. इनवॉलंटरी सेपरेशन का मतलब होता है कि आपका जो जॉब है वह पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, आप बीच में ही उस जॉब को छोड़ के जाना चाहते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इनवॉलंटरी सेपरेशन। मतलब आपका पूरा फुल्ली आपका जो होता है जॉब वह कंप्लीट नहीं हुआ है और बीच में ही आप जॉब को छोड़ के जाना चाहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि आप रिजाइन दे दिए। चाहे एक होता है VRS, जो VRS ले लिया जाता है कि आपका रिटायरमेंट अभी पूरा नहीं हुआ है लेकिन अब VRS लेगा, VRS रिटायरमेंट होता है। ठीक है, चाहे आप डिस्चार्ज कर दिए गए, डिसमिस हो गया, रिट्रेचमेंट हो गया, VRS हो गया, राइट साइजिंग हो गया, यह सब क्या इनवॉलंटरी सेपरेशन है। चाहे एक रीजन और भी होता है कि आपका जो भी हायरिंग होता है एम्प्लॉय का, उसमें कुछ जॉब का मिसमैच होने के कारण भी क्या होता है एम्प्लॉय को हम लोग इनवॉलंटरी सेपरेशन दे देते हैं। ठीक है, तो मेनली आप याद रख सकते हैं कि जो इनवॉलंटरी सेपरेशन है जो हम लोग रिजाइन देते हैं वो इनवॉलंटरी सेपरेशन में ही आता है, क्योंकि हम लोग का जॉब कंप्लीट नहीं होता है फुल्ली और हम लोग क्या करते हैं बीच में ही रिजाइन देके चले जाते हैं, तो उसको इनवॉलंटरी सेपरेशन बोलते हैं। डिसमिस हो गया, VRS हुआ। ठीक है, तो यही था कि सेपरेशन क्या होता है, और सेपरेशन का जो दो टाइप्स था कि वॉलंटरी सेपरेशन क्या होता है, इनवॉलंटरी सेपरेशन क्या होता है। तो देख लिए, आप हम लोग देखेंगे ट्रेनिंग कि ट्रेनिंग क्या होता है। Training refers to the process of imparting a specific skill. ट्रेनिंग का मतलब ही होता है कोई भी एम्प्लॉय को स्पेसिफिक स्किल में क्या करना, डेवलप कराना। ठीक है, डेल इस बीच जो है वह डिफाइन किए थे कि ट्रेनिंग क्या होता है कि द ऑर्गेनाइज प्रोसीजर बाय विच पीपुल लर्न नॉलेज एंड और स्किल फॉर ए डेफिनेट पर्पज। मतलब कोई स्पेसिफिक पर्पज के लिए कि आपका जिस सेक्टर में आपका जॉब लगा है उसी जॉब का ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, कोई भी स्पेसिफिक फील्ड का, उसी को हम लोग ट्रेनिंग बोलते हैं। स्पेसिफिक फील्ड में उसका इम्प्रूवमेंट कराना, स्किल डेवलपमेंट कराना डेफिनेट पर्पज के लिए, यही क्या होता है ट्रेनिंग होता है। ठीक है, ट्रेनिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग स्पेसिफिक स्किल्स। ठीक है, अब देखते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग most effective method of training employees। ठीक है, under this method the training is given training at the workplace by his immediate supervisor।
कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आपका सीनियर है वही आपको क्या करे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करे। इस मेथड में क्या होता है, जो आपका सीनियर है वो भी आपको क्या कर सकते हैं, ट्रेंड कर सकते हैं। ट्रेनिंग इज पैलेस ऑन ए स्पेसिफिक जॉब एंड टॉट द स्किल्स एंड नॉलेज नेसेसरी टू परफॉर्म इट, कि जिस स्किल का आपका जरूरत है, नॉलेज है, उसी जॉब में आप क्या कर सकते हैं, आप परफॉर्म कर सकते हैं स्पेसिफिक जॉब के लिए। ठीक है, जैसे आप सपोज आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, आपको कोडिंग आना चाहिए। अब मान लो कोई भी कंपनीज है वो आपको कोडिंग के लिए सेलेक्ट किया, लेकिन आपको क्या है, कोडिंग स्किल ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो जॉब है, जॉब प्रोफाइल जो आपका मिस मैच हो रहा है। ठीक है, तो ये भी परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो ट्रेनिंग जो होता है पहले से दिया था स्पेसिफिक जॉब के लिए, द स्किल्स एंड नॉलेज नेसेसरी टू परफॉर्म इट, बेस्ड ऑन होता है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या होगा, ओजेटी में बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ऑन जॉब ट्रेनिंग मेथड। जो भी जॉब ट्रेनिंग होता है उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है। उसका एडवांटेज हुआ तो उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल लर्निंग करते हैं। ठीक है, और क्या होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है। प्रैक्टिकल लर्निंग करते हैं और क्या होता है, वह लेस एक्सपेंसिव होता है। मोटिवेट एम्प्लॉयज टू लर्न, एम्प्लॉय को लर्न करने के लिए मोटिवेट करता है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ ओजेटी। नो आर्टिफिशियल सेटअप रिक्वायर्ड, कोई भी आर्टिफिशियल सेटअप रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो फर्स्ट एडवांटेज हुआ ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स का कि प्रैक्टिकल लर्निंग होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है, मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को सीखने के लिए, और कोई भी इसमें आर्टिफिशियल सेटअप नहीं होता है, कोई भी आर्टिफिशियल सेटअप रिक्वायर्ड नहीं होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, ओजेटी मेथड का डिसएडवांटेज क्या हुआ, चांसेस ऑफ एरर इज हाई। प्रैक्टिकल लर्निंग हो रहा है जिसमें क्या हो सकता है कि आपका चांसेस ज्यादा होगा एरर होने का, यह एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, हाई चांसेस होगा वेस्टेज, हाई चांसेस ऑफ वेस्टेज, एंड नेक्स्ट इज हाई पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट। There are three disadvantages of OJT. First one is chances of error is high, and second one high chances of wastage, and third one is high possibility of accident. ठीक है, this is the advantage and disadvantage of OJT method. Now discuss next topic, जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस क्या होता है, जॉब एनालिसिस जो होता है एक सिस्टमैटिक स्टडी होता है। ठीक है, देखिए प्रॉपर डिफिनेशन पहले कर लेते हैं कि इट इज द डिटेल एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ जॉब्स टू नो द नेचर एंड कैरेक्टराइज ऑफ द पीपुल टू बी एम्प्लॉय फॉर ईच जॉब। जिस जॉब के लिए उसको रखा गया है, जिस पोस्ट पे, उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है और उसका नेचर कैसा है, उसको डिटेल्स जो हम लोग स्टडी करते हैं सिस्टमैटिक तरीका से, उसी को हम लोग बोलते हैं जॉब एनालिसिस। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द डेटा एनालिसिस। जो हम लोग जॉब एनालिसिस करते हैं, जो भी जॉब एनालिसिस करने का प्रोसेस होता है वह डेटा एनालिसिस पे बेस्ड होता है। क्या होता है, जो भी प्रोसेस होता है जॉब एनालिसिस करने का वह डेटा एनालिसिस पे क्या होता है, बेस्ड होता है। द डेटा इज मोस्टली रिलेटेड टू, डेटा पे तो बेस्ड होता है, लेकिन डेटा में क्या क्या हम लोग लेते हैं, तो डेटा में हम लोग लेते हैं कि उसका ड्यूटीज कैसा है, कि हाउ इज ड्यूटीज, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे थे, ऑपरेशन ऑफ जॉब क्या है, मटेरियल एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड इन ए जॉब, क्या उसका मटेरियल एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है जॉब में। मतलब जो भी प्रोसेस है जॉब एनालिसिस का वह डेटा एनालिसिस से होता है, और डेटा एनालिसिस में जो हम लोग जो मेनली फोकस करते हैं वह ड्यूटीज पे करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करते हैं, ऑपरेशंस ऑफ जॉब पे करते हैं, और मटेरियल एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड इन ए जॉब पे करते हैं। ठीक है, यही होता है जॉब एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका कि ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉब एनालिसिस क्या होता है।
मेन ऑब्जेक्टिव होता है जॉब एनालिसिस कराने का कि वर्क को हम लोग सिंप्लीफाई कर सके, कि जो इम्प्लॉय जिस वर्क मतलब कोई इम्प्लॉय को हम जिस पोस्टिंग पे रखे हैं उसमें अगर उसका अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उसका खराब है तो उसके हिसाब से हम लोग जॉब को क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, किस सेक्टर में वो अच्छा कर सकता है। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव होता है पहला उसका जॉब एनालिसिस करने का कि उसको वर्क को हम लोग सिंप्लीफाई करें। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्क स्टैंडर्ड, जो वर्क स्टैंडर्ड है उसका हम लोग एस्टेब्लिशमेंट कर सके, क्योंकि जिस एम्प्लॉय का जिस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, जो वो अच्छा परफॉर्मेंस देगा, अगर उस पोस्टिंग पर उसको रखा जाए तो वहाँ पे क्या होगा, जॉब का स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ जाएगा, वर्क स्टैंडर्ड। ठीक है, इम्प्रूविंग द सेफ्टी इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका सेफ्टी को हम लोग इम्प्रूव करना, सेफ्टी को इम्प्रूव करना ये भी एक ऑब्जेक्टिव है जॉब एनालिसिस करने का। सपोर्ट द अदर एचआर एक्टिविटीज, जो भी अदर एचआर एक्टिविटीज है उसको सपोर्ट करना। ठीक है, तो जॉब एनालिसिस का मेन ऑब्जेक्टिव फर्स्ट वन इज वर्क सिंप्लीफिकेशन एंड सेकेंड वन इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्क स्टैंडर्ड्स एंड थर्ड वन इज इम्प्रूविंग द सेफ्टी इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड लास्ट फोर्थ पॉइंट इज सपोर्ट द अदर एचआर एक्टिविटीज, सपोर्ट करना अदर एचआर एक्टिविटीज को। ठीक है, नाउ वी डिस्कस यूज ऑफ जॉब एनालिसिस। यूज ऑफ जॉब एनालिसिस, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, आइडेंटिफाई द राइट पीपुल्स एट द राइट टाइम इन द राइट पैलेस विथ राइट स्किल्स, उस एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई करना जो सही समय पे, सही पैलेस पे और सही स्किल से काम करे। ठीक है, यही होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सेकेंड वन इज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, रिक्रूटमेंट हुआ, सिलेक्शन हुआ और प्लेसमेंट हुआ। व्हाट यू नीड टू डू, व्हाट स्किल यू नीड टू हैव, क्या स्किल्स है उसके पास, मैचिंग द जॉब रिक्रूटमेंट विथ स्किल एम्प्लॉय मस्ट हैव, कि जो चीज़ के लिए जॉब हम रिक्वायरमेंट निकाले हैं उससे उसका स्किल मैच कर रहा है या नहीं, यह भी क्या है, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, every job need a particular skill so that employee must be trained accordingly, हर एक जॉब पोजीशन में क्या होता है, पार्टिकुलरली स्किल का रिक्वायरमेंट होता है, इसीलिए क्या करना चाहिए कि जो भी एम्प्लॉय है उस पार्टिकुलर फील्ड के ही ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए। जॉब इवेल्युएशन, मेजरिंग द वर्थ ऑफ जॉब्स, हायर वर्थ हायर द सैलरी, परफॉर्मेंस एवरेजल, actual performance is measured against the standards, these standards are set based on the job analysis। ठीक है, the next is job design, job analysis helps in designing redesigning of job based on work specializations, work improvement etc। ठीक है, यूजेज ऑफ देख रहे हैं, जॉब एनालिसिस, ट्रेनिंग डेवलपमेंट हुआ, जॉब इवेल्युएशन हुआ, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड जॉब डिजाइन। एंड नेक्स्ट वन इज सेफ्टी एंड हेल्थ, सेफ्टी एंड हेल्थ, आइडेंटिफाई द जॉब दैट इज हैजार्डस टू हेल्थ, कम्युनिकेट द कंडीशन विद द एम्प्लॉय, करेक्टिव एक्शंस मस्ट बी टेकन अकॉर्डिंगली, मतलब एम्प्लॉय का जो भी हेल्थ इश्यूज आता है उसमें सेफ्टी प्रोवाइड करना हेल्थ के रिगार्डिंग, अगर कोई भी हेल्थ इश्यूज है उसका अकॉर्डिंगली उसको कम्युनिकेट करते रहना कि उसका कंडीशन क्या है एम्प्लॉय का, अगर उस पोजीशन पे उस एम्प्लॉय का अच्छा कंडीशन नहीं रहता है तो उसको ट्रांसफ़र करके उस सुटेबल क्लाइमेट में उसको भेज देना जहाँ पे क्या हो उसका हेल्थ इश्यूज कम आए। यह सेफ्टी एंड हेल्थ है, इसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं जॉब को हैजार्डस टू हेल्थ। ठीक है, आप कम्युनिकेट करते रहना टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज को और सही समय पे सही एक्शन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट,
प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस। प्रोसेस क्या होता है जॉब एनालिसिस का? पहला, फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइज एंड प्लान द प्रोग्राम। ऑर्गेनाइज करना और प्लान करना प्रोग्राम का, ठीक है। असाइन ए पर्सन और ए टीम फॉर द प्रोसेस। कोई भी असाइन करना कोई पर्सन को या टीम को इस प्रोसेस करने के लिए। ए शेड्यूल एंड एस्टिमेट इज प्रोवाइडेड टू कंप्लीट द एक्टिविटीज। कोई भी शेड्यूल जो होता है एस्टिमेट प्रोवाइड करना टू कंप्लीट द एक्टिविटीज। एंड सेकेंड स्टेप इज डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द जॉब एनालिसिस। डिफाइन करना ऑब्जेक्टिव ऑफ द जॉब एनालिसिस। स्टेप 3, सेट प्रायोरिटीज फॉर द जॉब टू बी एनालाइज। सेट करना प्रायोरिटीज फॉर द जॉब टू बी एनालाइज। एंड नेक्स्ट स्टेप 4 इज स्टार्ट कलेक्टिंग जॉब इंफॉर्मेशन। जॉब इंफॉर्मेशन को क्या करना? कलेक्ट करते रहना। जैसे इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वर्क फ्लो, जॉब डिस्क्रिप्शन हुआ, जॉब स्पेसिफिकेशन हुआ और प्रोसीजर मैनुअल। एंड फिफ्थ वन इज प्रिपेयर द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड द जॉब स्पेसिफिकेशन। प्रिपेयर होना जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए और जॉब स्पेसिफिकेशंस के लिए। तो प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस होता है, उसमें था फर्स्ट वन कि ऑर्गेनाइज एंड प्लान द प्रोग्राम। सेकेंड वन इज डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द जॉब एनालिसिस। एंड थर्ड वन इज set priority for the job to be analyzed, and fourth one is start collecting job information, and fifth one prepare the job description and job specifications। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कि व्हाट इज इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या होता है? आर्मस्ट्रॉन्ग हैज डिफाइंड IR मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन को। इंडस्ट्रियल रिलेशन एज सिस्टम एंड प्रोसीजर यूज्ड बाय यूनियन एंड एम्प्लॉय टू डिटरमाइन। इंडस्ट्रियल रिलेशन जो होता है एक सिस्टम होता है, एक प्रोसीजर होता है जो यूनियन और एम्प्लॉय जो होता है वह डिटरमाइन करता है। जैसे कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कि एम्प्लॉयमेंट का कंडीशंस क्या है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयड एंड देयर एम्प्लॉयर, एंड टू रेगुलेट द वे इन विच एम्प्लॉयर ट्रीट देयर एम्प्लॉयज। इंडस्ट्रियल रिलेशन एक सिस्टम है, प्रोसीजर है, जिसमें यूनियन और एम्प्लॉयर जो होता है वह डिटरमाइन करता है कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट का, प्रोटेक्ट करता है जो भी इंटरेस्ट होता है एम्प्लॉयड का उसका और देयर एम्प्लॉयर का, रेगुलेट करता है वे जहाँ पे क्या होता है एम्प्लॉयर जो है वह ट्रीट करता है देयर एम्प्लॉयज। ठीक है। नाउ वी डिस्कस स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। स्कोप क्या है इंडस्ट्रियल रिलेशंस का? पहला होता है कि लेबर रिलेशन, कि उसका लेबर के साथ रिलेशन कैसा है। जैसे रिलेशनशिप बिटवीन लेबर यूनियन एंड मैनेजमेंट, कि लेबर यूनियन और जो उसका मैनेजमेंट है उसके बीच में रिलेशनशिप कैसा है। दिस इज द स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। एंड नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, जो एम्प्लॉयर होता है और जो एम्प्लॉय होता है उसका रिलेशंस कैसा हो। दैट इज रिलेशंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में भी रिलेशन होना चाहिए। तो फर्स्ट हम लोग देखें लेबर रिलेशनशिप, जिसमें लेबर यूनियन और मैनेजमेंट का बीच में रिलेशनशिप होगा। दूसरा हुआ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, मतलब मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशन होगा। नेक्स्ट वन इज द रोल ऑफ वेरियस पार्टीज बाय एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयज एंड स्टेट इन मेंटेनिंग इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ठीक है। द मैकेनिज्म ऑफ हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज इन केस कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस। ठीक है। यही क्या है मेरा स्कोप है इंडस्ट्रियल रिलेशन का। लेबर रिलेशनशिप हुआ, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज रिलेशन हुआ, रोल जो होता है वेरियस पार्टी का जैसे एम्प्लॉयर का एम्प्लॉयज का, स्टेट इन मेंटेनिंग का इंडस्ट्रियल रिलेशन के साथ, मैकेनिज्म ऑफ हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉय इन केस कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस। नाउ वी डिस्कस
ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। Now we discuss objective of industrial relations. To maintain a sound relationship between worker and the management. मेंटेन करना जो साउंड रिलेशनशिप होता है वर्कर के और मैनेजमेंट के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट, एवॉइड इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्राइक बाय द डेवलपिंग म्यूचुअलिटी अमॉन्ग द इंटरेस्ट ऑफ कंसर्न पार्टीज। Next, provide an opportunity to the worker to participate in management and decision making process. जो भी वर्कर होता है उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना कि वो पार्टिसिपेट कर सके मैनेजमेंट में और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। राइज प्रोडक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन टू कर्ब द एम्प्लॉय टर्नओवर एंड एब्सेंटीजम, ठीक है। Next one is avoid unnecessary interference of the government as far as possible and participate in the matters of relationship between workers and management, ठीक है। Next objective, to ensure the organizational follow the regulations formed by the government. जो भी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो होता है और जो रेगुलेशन लगाता है बाय द गवर्नमेंट उसको इंश्योर करना, ठीक है। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। नाउ वी डिस्कस इम्पोर्टेंस पार्टीशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। पार्टीज ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन जो आप डायग्राम बना सकते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन का। जैसे फर्स्ट वन क्या होगा, कंडीशन में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय और रिलेशनशिप। इससे क्या होगा, एक एम्प्लॉय एसोसिएशन होगा, एक एम्प्लॉयर एसोसिएशन, एम्प्लॉय एसोसिएशन, एम्प्लॉयर एसोसिएशन, कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल, गवर्नमेंट हुआ, एम्प्लॉयज हुआ और एम्प्लॉयर्स हुआ। दिस इज द पार्टीज ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन में कौन कौन सा पार्टीज होता है, तो इसमें एक एम्प्लॉयर्स होता है, एम्प्लॉय होता है, गवर्नमेंट होता है, कोर्ट होता है एंड ट्रिब्यूनल्स होता है, एम्प्लॉयर एसोसिएशन होता है और एम्प्लॉयर एसोसिएशन और एम्प्लॉय एसोसिएशन होता है, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर्स को फ्लो चार्ट को आप बना सकते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस टॉपिक्स में। ये पार्टीज है इंडस्ट्रियल रिलेशंस का। नाउ वी डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इज वेज पेमेंट्स। वेज पेमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑलवेज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछा जाता है वेज पेमेंट। वेज पेमेंट में हम लोग फर्स्ट डिस्कस करेंगे टाइम रेट सिस्टम। टाइम रेट सिस्टम क्या होता है। वेज पेमेंट का जो फर्स्ट टाइप है वह है टाइम रेट सिस्टम, ठीक है। अंडर दिस मेथड ऑफ वेज पेमेंट द वर्कर्स आर पेड द वेज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। जो भी वर्कर होता है इसमें जो वर्कर को पेमेंट मिलता है वह टाइम के अकॉर्डिंग मिलता है। टाइम रेट सिस्टम इसमें क्या होता है कि जो भी वर्कर जो काम करता है उसका जो पेमेंट जो है वह टाइम के हिसाब से मिलता है। जितना घंटा वह काम करेंगे उतना ही घंटा के हिसाब से उसको क्या किया जाता है, पैसा पेमेंट किया जाता है, वेज पेमेंट किया जाता है, ठीक है। जैसे हुआ पर आवर, पर डे, पर वीक के हिसाब से, पर फोर्टनाइट के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से, etc. The system does not consider the production of the employee during this time. इसमें मान लो कि इसमें सिर्फ हम लोग टाइम के हिसाब से पेमेंट करते हैं। इसका मतलब कोई भी एम्प्लॉय का कैसा प्रोडक्शन है, कैपेसिटी है, उस पर हम लोग फोकस नहीं करते हैं, सिर्फ हम लोग टाइम के हिसाब से उसको पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग वेजेस कैसे निकालेंगे, मतलब पैसा अगर पेमेंट निकालना हो कि मेरा पेमेंट कितना हुआ वेज पेमेंट, तो हम लोग कैसे निकालेंगे टाइम रेट सिस्टम में। तो उससे हम लोग निकालते हैं कि टाइम स्पेंड बाय द वर्कर, मतलब कितना टाइम वर्कर जो है वह टाइम स्पेंड किया काम करने के लिए, रेट ऑफ वेजेस अकॉर्डिंग टू टाइम, और उसका उस टाइम के हिसाब से कितना वेज दिया जाता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से, तो मेरा क्या निकल जाएगा, वेज पेमेंट्स निकल जाएगा, कि वेजेज ऑफ टाइम रेट सिस्टम। वेज पेमेंट में पहला हम लोग पढ़े टाइम रेट सिस्टम।
सिंपली आप समझ सकते हैं कि टाइम रेट सिस्टम का मतलब होता है कि जो भी एम्प्लॉय होता है ऑर्गेनाइजेशन में उसको टाइम के हिसाब से पैसा दिया जाता है। मतलब आप 2 घंटा काम करिएगा तो 2 घंटा का ही पैसा दिया जाएगा। ठीक है, मेनली सिंपली आप यही समझ सकते हैं। और जो भी जिस टाइम के अकॉर्डिंग जितना भी वेज पेमेंट टाइम होता है उसको हम लोग जितना काम करते हैं टाइम स्पेंड करते हैं वर्कर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वेजेज निकल जाएगा। और जो भी एम्प्लॉय का जो प्रोडक्टिविटी होता है, मतलब आप मान लीजिए कि आप बहुत अच्छा वर्कर है, बहुत अच्छा प्रोडक्टिविटी आपके पास है, लेकिन आपको प्रोडक्टिविटी के हिसाब से आपको पेमेंट नहीं दिया जाता है। इसमें आपको टाइम जितना टाइम आप स्पेंड कीजिएगा उसके हिसाब से आपको पेमेंट दिया जाता है टाइम रेट सिस्टम्स में। ठीक है, तो इसका हम देख लेते हैं कि मेरिट क्या है। कि मेरिट ऑफ टाइम रेट सिस्टम। नाउ मेरिट ऑफ टाइम सिस्टम होता है कि वह सिंप्लिसिटी होता है। कि वह क्या होता है? सिंप्लिसिटी होता है। सर्टेनिटी ऑफ द अमाउंट ऑफ द रिम्यूनरेशन, हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं क्योंकि टाइम के हिसाब से उसको पैसा मिलता है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। बेस सिस्टम फॉर आर्टिस्टिक वर्क, कोऑपरेशन एंड यूनिटी ऑफ वर्कर्स होता है। कोऑपरेशन एंड यूनिटी ऑफ वर्कर्स होता है। मेरिट होता क्या होता है उसका? कि वह सिंप्लिसिटी हुआ, सर्टेन ऑफ द अमाउंट ऑफ जो होता है रिम्यूनरेशन होता है, हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन करता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, और बेस्ट सिस्टम फॉर आर्टिस्टिक वर्क एंड कोऑपरेशन एंड यूनिटी ऑफ वर्कर्स। नाउ वी डिस्कस द मेरिट ऑफ टाइम रेट सिस्टम। टाइम रेट सिस्टम का डिमेरिट क्या है? पहला कि नीड ऑफ इंटेंसिव सुपरविजन होना चाहिए, लैक ऑफ इंसेंटिव होता है, कोई भी एम्प्लॉय को मोटिवेट नहीं किया जाता है, नो मोटिवेशन फॉर लेबर होता है, मिस यूज ऑफ टाइम ऑफ वर्कर, वर्कर जो होता है वह टाइम का मिस यूज भी कर सकते हैं क्योंकि टाइम के हिसाब से उनको ही पैसा पेमेंट किया जाता है, इंक्रीज करना पड़ता है कॉस्ट पर यूनिट, डिफिकल्ट टू मेजर द एफिशिएंसी, कि एम्प्लॉय का एफिशिएंसी कैसा है, मतलब मान लीजिए उसका एफिशिएंसी बहुत ही अच्छा है लेकिन उनको तो टाइम के हिसाब से पेमेंट दिया जा रहा है। ठीक है, तो यह क्या वहाँ पे गलत हुआ, डिसएडवांटेज हो गया। ठीक है, और जो भी एम्प्लॉय होता है तो वो टाइम के क्या करते हैं? मिस यूज करने लगते हैं, मिस यूज ऑफ टाइम। दिस इज द डिमेरिट ऑफ टाइम रेट सिस्टम। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वेज पेमेंट। दूसरा टाइप क्या है वेज पेमेंट का, सो देखते हैं। सेकेंड टाइप है पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम क्या होता है? अंडर दिस सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट द वर्कर्स आर पेड द वेजेस ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्म बाय देम। इसमें जो होता है वर्कर को जो पैसा जो वेज दिया जाता है कि उसका क्वांटिटी कितना है और क्वालिटी ऑफ वर्क कैसा है, उसके हिसाब से इसमें क्या होता है वर्कर को वेज दिया जाता है पीस रेट सिस्टम्स में। ये स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट इज डिसाइडेड। कोई एक स्टैंडर्ड रेट जो होता है वह पर यूनिट जो होता है वह डिसाइडेड होता है। तो इसमें हम लोग वेज निकालेंगे, जितना आप प्रोडक्शन कीजिएगा उसके हिसाब से इसमें पैसा दिया जाता है। ठीक है, इसमें टाइम के हिसाब से नहीं होता है, इसमें प्रोडक्शन के हिसाब से होता है। टाइम रेट सिस्टम में क्या था कि आप जितना टाइम स्पेंड कीजिएगा वर्कर, मतलब जितना टाइम आप वर्क करेंगे उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे वेज पेमेंट यूनिट से, तो आपका टोटल वेज निकल जाएगा। लेकिन पीस रेट सिस्टम में क्या होता है कि आप जितना प्रोडक्शन कीजिएगा उसके यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेट पर यूनिट से, तब आपका वेज पेमेंट निकलेगा। क्योंकि पीस रेट सिस्टम जो होता है वह मेनली बेसिस होता है क्वांटिटी पे, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क पे। ठीक है, नाउ वी डिस्कस मेरिट्स ऑफ पीस रेट सिस्टम। कि पीस रेट सिस्टम होता है इसका मेरिट क्या होता है। ठीक है, मेरिट्स ऑफ पीस रेट सिस्टम, इंसेंटिव टू मोर वर्क। इसमें क्या होता है एम्प्लॉय का इंसेंटिव होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें, ज्यादा से ज्यादा काम करें। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है मशीन्स का। ठीक है, इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि क्वांटिटी पे ही पैसा मिल रहा है तो वास्तविक है क्या, तो इंक्रीज क्वांटिटी जो होता है वह इंक्रीज कर जाएगा। बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, टाइम का यूटिलाइजेशन ज़्यादा से अच्छा होता है। डिक्रीज इन द कॉस्ट प्रोडक्शन,
क्योंकि हम लोग प्रोडक्शन के हिसाब से उसको पेमेंट देंगे वर्कर को, तो क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा। मान लीजिए कि कोई भी एक डे में कोई एम्प्लॉय जो है एक दिन में 30 को प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, 30 को प्रोडक्ट बनाता है। और इसमें हम क्या कर दिए कि हम बोले कि जितना प्रोडक्शन आप कीजिएगा उसके हिसाब से आपको पेमेंट दिया जाएगा। तो वही एम्प्लॉय जो 30 को बनाता था वो अब 60 को बनाने लगा। तो क्या हुआ कि क्वांटिटी जो हो गया प्रोडक्शन का बढ़ गया, और टाइम मेरा एक ही दिन लग रहा है, तो क्या होगा, मेरा कॉस्ट भी कम लगेगा, ठीक है। डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ सुपरविजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कॉस्ट भी क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है सुपरविजन और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। जो पीस रेट सिस्टम्स होता है, इसका मेरिट हुआ पहला, इंसेंटिव हो जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है मशीन्स का, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन जो होता है बहुत ही बढ़ जाता है, टाइम का यूटिलाइजेशन जो होता है बहुत ही अच्छा तरीके से होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वह डिक्रीज कर जाता है, और डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ सुपरविजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। नाउ वी डिस्कस डिमेरिट ऑफ पीस रेट सिस्टम्स, कि डिमेरिट क्या है पीस रेट सिस्टम्स का। पहला, लैक ऑफ यूनिटी अमॉन्ग वर्कर्स, कि वर्कर के बीच में कोई यूनिटी नहीं होता है, कोई भी टीम वर्क से काम होता ही नहीं है, क्योंकि हर एक वर्कर क्या होता है अपना अपना प्रोडक्शन में लगा हुआ रहता है, क्योंकि प्रोडक्शन के हिसाब से उनको पेमेंट दिया जाता है, ठीक है। तो पीस रेट सिस्टम्स में क्या हुआ, जो लैक ऑफ यूनिटी होता है वर्कर के बीच में। नेक्स्ट, द लॉस ऑफ वर्कर्स ऑन द फेलियर ऑफ मशीन्स। थर्ड वन इज मिसयूज ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मिसयूज होना, एडवर्टाइज इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ वर्कर्स, कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन। हाँ देखिए एक बात और, कि जैसे आप प्रोडक्शन के हिसाब से उनको पैसा पेमेंट कीजिएगा तो क्वालिटी जो है प्रोडक्शन का वह कम हो सकता है, यह डिमेरिट हो सकता है। पीस रेट सिस्टम में का डिमेरिट है कि क्वालिटी जो होगा प्रोडक्शन का उसमें कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अनसूटेबल होता है फॉर आर्टिस्टिक वर्क्स, यह भी एक डिमेरिट है कि वो अनसूटेबल होता है फॉर आर्टिस्टिक वर्क्स, ठीक है। लैक ऑफ यूनिटी हुआ, वर्कर के बीच में कोई यूनिटी नहीं होता है, कोई भी टीम वर्क तो होता नहीं है, सब अपना अपना पे फोकस करता है। लॉस होता है वर्कर्स का, अगर मशीन और फेलियर हो जाए तो मिसयूज होता है प्रोडक्शन का, और कंप्रोमाइज करना पड़ता है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन का, ठीक है। आप सिंपली याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट जो वेज पेमेंट का टाइप्स है वो है इंसेंटिव वेज सिस्टम। इंसेंटिव वेज सिस्टम्स, इंसेंटिव वेज सिस्टम्स क्या होता है, पीस रेट सिस्टम में क्या था, क्वालिटी क्वांटिटी के हिसाब से मिल रहा था पेमेंट। टाइम रेट सिस्टम में क्या था, टाइम के अकॉर्डिंग मिल रहा था। और इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम में क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। बोथ टाइम एंड पीस रेट सिस्टम हैव इट्स ऑन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, ठीक है। कि जो भी पीस रेट सिस्टम्स का जो मेरिट था और डिमेरिट था, हैंस इंसेंटिव सिस्टम वाज डेवलप। अच्छा, क्या हुआ इसमें कि जो पीस रेट सिस्टम्स का और डिमेरिट था और मेरिट था उसको क्या कर दिया गया, इंसेंटिव सिस्टम के द्वारा डेवलप किया गया है। अंडर दिस सिस्टम बोथ द टाइम एंड स्पीड आर कंसीडर ऑन द बेसिस ऑफ बेच पेमेंट। इसमें क्या होता है इंसेंटिव बेच पेमेंट में कि जो भी वर्कर होता है उसका टाइम भी कंसीडर होता है, उसका स्पीड भी कंसीडर होता है, टाइम और स्पीड दोनों कंसीडर होता है बेच पेमेंट्स में, ठीक है। दिस सिस्टम प्रोवाइड इंसेंटिव्स to the workers to produce more and more maintaining the quality as well as। इसमें क्या होता है जो भी वर्कर का होता है उसका इंसेंटिव हो जाता है कि वह अच्छा से अच्छा क्वालिटी को मेंटेन करे और क्वालिटी को क्या करे, प्रोड्यूस करे, क्वांटिटी को प्रोड्यूस करे। द वर्कर्स आर पेड बोनस और प्रीमियम फॉर द एडिशनल वर्क। अगर वह कोई एडिशनल वर्क करते हैं वर्कर तो उसमें क्या उसको बोनस प्रोवाइड करना, कोई भी प्रीमियम प्रोवाइड करना, बोनस या प्रीमियम पैस देना, ठीक है। एडिशनल वर्क के लिए उसको प्रोवाइड किया जाता है। और मिनिमम गारंटीज ऑफ वेजेस इज प्रोवाइडेड, और मिनिमम गारंटीज वेजेस जो होता है वो प्रोवाइड किया जाता है इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम्स में।
जो भी डिमेरिट था टाइम रेट सिस्टम का और पीस रेट सिस्टम का, उसको इसमें डेवलप कर दिया गया। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग इंसेंटिव वेज सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट या टाइप्स है वेज पेमेंट्स का। नेक्स्ट देखते हैं, एडवांटेज ऑफ इंसेंटिव वेज सिस्टम्स। इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू अर्न मोर एंड मोर। यह प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें, ठीक है, अर्न कर सकें। देयर इज इफेक्टिव एंड रिडक्शन इन द सुपरविजन कॉस्ट, क्लोजर सुपरविजन ऑफ एम्प्लॉयज एंड बिकम्स unnecessary because workers becomes more responsible। ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेज है मैनेजमेंट becomes more alert in areas such as flow of process materials and adequate spares etc as earnings। and next advantage is employees are encouraged to become inventive। they invent and adopt ways and means to achieve their production target with lesser exertion and lesser expense of energy। ठीक है, this is the advantage of incentive wage system। now we discuss effect of incentive wage systems। what is the effects of incentive wage system? and the first one is compromise in quality to produce more and more। workers disregarding safety regulations and geologies may arise among workers because some are able to earn more than others। some are able to earn more than others। ठीक है, दिस इज द इफेक्ट्स ऑफ इंसेंटिव वेज पेमेंट्स। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अप्रॉक्स 90% सिलेबस जो है वह PMIR का पर्सनल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशन का कवर हो चुका है। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर